कमिंग टू आर थर्ड क्या कहना चाहिए, ये टोक्स, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें पिक्चर दी हुई है सिनगनेथिया की, ठीक है। सो और हमसे पूछा गया कि जी व्हाट इज़ एक्चुअली सिनेकिया, ठीक है। व्हाट आर द इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सिनेकिया एंड व्हाट आर द क्लासिफाइड सिनगनेथिया एंड सिंड्रोम्स एसोसिएटेड इट, what are the concerns in this patient. तो नंबर वन तो डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर में आप यही बताएंगे कि दिस इज़ अ frontal profile clinical picture of a child showing the fusion of the oral mucosa या upper and lower jaw with the soft tissue fusion या soft tissue fusion of upper and lower jaw, ठीक है। What is synechiae? Synechiae is basically a fusion of upper and lower jaws, maxilla and mandible, and it can be classified into three forms. Number one is only soft tissue fusion, number two is only bony fusion, and number three is mixed, both soft tissue and hard tissue bony fusion, ठीक है। इसमें मेनली कंसर्न जो इस पेशेंट का होगा ये हमारे पे डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट जो है वो फीडिंग नहीं होती है, बोल नहीं सकता, स्पीच प्रॉब्लम्स है, मेन कंसर्न हमारा फीडिंग का इस पेशेंट के अंदर होता है। तो उस कंडीशन में ये है कि फिर आपने अगर सॉफ्ट टिशू फ्यूजन होती है तो उसकी भी अर्ली मैनेजमेंट करनी है, बट इफ़ इट इज़ बोनी फ्यूजन तो उसके लिए तो आपको लाजमी इसको एज सून एज़ पॉसिबल हमने इसको ऑपरेट करना होता है, क्योंकि फिर वो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, और अलॉन्ग विद दैट डेफिनेटली पेशेंट की फीडिंग में भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको फिर एज सून एज़ पॉसिबल अंडर जीए हम इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। और सर्जिकल मैनेजमेंट में सिंपली आपने क्या करना होता है कि इसको एक्सरसाइज करते हैं हम, और अलॉन्ग विद दैट कॉटरी भी करते जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, और जो आपके अगर बोनी फ्यूजन है तो उसको हम ड्रिल करके उसको लैदा करते हैं, और उससे पहले आप डेफिनेटली इमेजिंग से CBCT करवा के आप इसकी वाइटल स्ट्रक्चर्स की भी देख लेते हैं कि कितनी उस पर है, और बोनी सॉ जो होती है, ठीक है, उससे हम इसको लैदा करके और स्टिचिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लासिफिकेशन सिंड्रोम्स जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं। नंबर वन है वैंडर वोट सिंड्रोम, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ज़्यादातर ये सिनगनेथिया जो है ये उन्हीं आपको सिंड्रोम्स के साथ मिलता है जिसके साथ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है जी फ्री मैन शेल्डन सिंड्रोम, इसे विस्लिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी माइक्रोस्टोमिया होता है, स्मॉल माउथ होता है, और बेंट फिंगर्स होती हैं, और फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। उसके साथ साथ कभी कभार आपको अलॉन्ग विद दैट सिनगनेथिया या सिनेकिया भी आपको नज़र आता है। फिर पियर रॉबिन सीक्वेंस है, ठीक है, उसके अंदर भी माइक्रोगनेथिया होता है, आपको पता है, ग्लॉसोप्टोसिस होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, तो इनकी भी स्वेयर केसेस के अंदर जॉ फ्यूजन आपको मिलती है। ट्रेचर कॉलिन है, ठीक है, उसके साथ भी आपको सिनगनेथिया, ओरल सिनगनेथिया समटाइम्स नज़र आता है। देन फिफ्थ इज़ गॉर्डनर सिंड्रोम ओक्यूलो ऑरिकोवर्टिब्रल स्पेक्ट्रम, जिसको मैंने आपको बताया था जब ट्रेचर कॉलिन का मैंने आपको टॉक्स कराया था। उसके अंदर हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया, ईयर एबनॉर्मलिटीज, वर्टिब्रल डिफेक्ट्स आपको मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट फिर आपको जॉ एबनॉर्मलिटीज़ के साथ कभी कभी सिनगनेथिया भी मिलता है। और मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको CT स्कैन, एक्सरेज, 3D इमेजिंग वगैरह करवानी होती है देखने के लिए कि कितनी स्वेरिटी है फ्यूजन की, और आपके वाइटल स्ट्रक्चर जो है उसके लिए आप CBCT करा सकते हैं। और ट्रीटमेंट आपको मैंने बता दिया कि सर्जिकल सेपरेशन है, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, स्पेशली जो बोनी सिनगनेथिया है, और उसके बाद आप फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी के ऊपर पेशेंट को डाल देते हैं, ठीक है जी। ओके जी, कमिंग टू आवर फोर्थ स्टेशन, 55-year male, okay, 55-year male, known diabetic for last 14 years, presented to you, he had presented to you with fever, headache and ocular complaints. He also complained of toothache. What is your diagnosis? What are the DDs? What is the pathophysiology? How will you proceed this case? And what is your management? And what is Eglinton criteria? So, as per the diagnosis is concerned, on the basis of the clinical picture and जो history based points इन्होंने दिए हैं, the patient is, my provisional diagnosis is of mucormycosis, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसकी अगर आप इफ़ यू वुड आस्क मी द DDs, तो उसके अंदर आपको जो है वो एस्परजिलोसिस इसकी DD बन सकती है, ट्यूबरकुलोसिस बन सकती है, और उसके अलावा सेलुलाइटिस एप्सिस, सेलुलिटिक एप्सिस वगैरह, सेलुलाइटिस ऑफ द ओडोंटोजेनिक ओरिजिन, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, या फिर यही आपकी जो है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, या फिर ट्रॉमेटिक
जो है वो क्या कहते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे ट्रॉमेटिक कोई आपको ट्रॉमेटिक न्यूरोपैथी हुई है, या फिर ट्रॉमेटिक कोई ऑर्बिटल यानी आई को स्पेसिफिकली कोई ट्रॉमा हुआ है, तो वो भी आपके इसमें टीडी में आ सकता है। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी, ये वैसे आपको इंशाल्लाह ताला लॉन्ग केस भी संडे को हमने कराना है मिकोर का, तो उसमें भी ये सारी बात मैं आपको बताऊंगी। तो इसके अंदर आपको पता है कि पैथोफिजियोलॉजी ये है कि मिकोरमाइकोसिस इस बेसिकली जो उसका हॉलमार्क है वो ये है कि वो एंजियो इन्वेजन कॉज करता है, और उसकी वजह से जो है वो जो है वो निक्रोसिस ऑफ द निक्रोसिस कॉज करता है, ब्लैक निक्रोसिस, और पे जो है ये क्या कहते हैं जी, ब्लाइंडनेस वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है ये आपको नज़र आती हैं, ठीक है। और ये मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट के अंदर जो है सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करें तो फिर वही बात कि इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपकी क्या कहना चाहिए, जो आपकी इमेजिंग है, फिर उसके बाद आपने इसका अंडरलाइन कंडीशन, सबसे पहले अनकंट्रोल्ड, अगर डायबिटीज़ हिस्ट्री के अंदर आपने देखा है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उसके आप मेडिकल एमडीटी, सबसे पहले तो आप डिस्कस करेंगे पेशेंट विद एमडीटी, और उसके साथ आप इसकी ये याद रखिएगा, मैं कोर का इंशाल्लाह ताला केस भी करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि इसकी आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट आने से पहले हम इसकी अंडरलाइन कॉज को ठीक करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ साथ हम इसकी सिस्टमिक जो है वो एम्फोटेरासिन भी स्टार्ट करा देते हैं, यानी एंटीफंगल भी हम स्टार्ट करा देते हैं आफ्टर गेटिंग इट्स RFTs, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो जो आपकी एम्फोटेरासिन बी है वो आपकी रीनल नेफ्रोटॉक्सिक होती है। सो आफ्टर गेटिंग दी RFTs एंड द मेडिसिनल रेफरल, हम इसकी जो है पेशेंट की हम वो प्रोफिलैक्टिकली एंटीफंगल ट्रीटमेंट हम उसका स्टार्ट करा देते हैं बिफोर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन का। अच्छा, मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था, हाँ, सो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री बताएंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बताएंगे, इमेजिंग बताएंगे, एमडीटी के अंदर डिस्कस करेंगे, मेडिसिन मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट हम एंटीफंगल का स्टार्ट कर देंगे सिस्टमिकली, और उसके साथ अंडरलाइन कॉज को हम इसकी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमारे पास पैथोलॉजिकल कंफर्मेशन आ जाएगी, हम पेशेंट को जीए फिटनेस के लिए प्रिपेयर करके, जीए के लिए प्रिपेयर करके फिटनेस उसकी लेके हम उसको सर्जिकल जो है वो पेशेंट की सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे अलॉन्ग विद। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर ये याद रखिएगा कि कभी भी हम इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करते, ठीक है। अगर ज़्यादातर जो है आपको पता है कि अपर जॉ के अंदर होता है, अपर जॉ में ही हमें मिकोरमाइकोसिस मिलता है, क्यों? क्योंकि जो नेज़ल एरिया है वो मॉइस्ट होता है और वार्म होता है, एंड दैट इज़ अ बेटर एरिया टू फॉर द ग्रोथ ऑफ क्या कहते हैं ये फंगस ग्रोथ, ठीक है। तो इसलिए, और ये इन्हेलेशन से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपकी जो अपर जो है वो ज़्यादा आपका मैक्सिलरी साइनस और ये एरिया जो है ये ज़्यादा इसके इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके साथ जो है वो हम सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे। इनकी सीरियल सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी हो सकती हैं, पर फर्स्ट जो है वो आपकी एग्रेसिव सर्जिकल डिब्राइडमेंट होती है आफ्टर हैविंग पिक्चर ऑफ इमेजिंग, मतलब इमेजिंग के साथ कि ये कितनी इसकी एक्सटेंशन है, और अलॉन्ग विद दैट आप ऑब्चुरेटर के साथ जो है वो इसको फॉर द टाइम बिंग आप इसको छोड़ भी सकते हैं फॉर द सेकेंडरी ग्रैनुलेशन, सेकेंडरी हीलिंग, और साथ उसके साथ आप उसको ऑब्चुरेटर भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द इग्लेंटन क्राइटेरिया, इसको डिटेल में इंशाल्लाह ताला लॉन्ग केस में भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। व्हाट इज़ द इग्लेंटन क्राइटेरिया, इग्लेंटन क्राइटेरिया 1940 में जो है वो 1926 में जो है ये दिया गया था बाय इग्लेंटन, और ये इसके अंदर उसने 6 बातें हमें बताई थी जो कि इन्फेक्शन रिलेटेड बेसिकली हैं, कि आपके पास अननोन साइट ऑफ इन्फेक्शन हो, एविडेंस ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो, अर्ली साइनस ऑफ वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो, प्रोसेस जो है वो आपका बेसिकली वो यानी आपकी पैरालिसिस ऑफ 3, 4 और 6 क्रेनियल नर्व हो, एब्सेस फॉर्मेशन इन दी नेबरिंग सॉफ्ट टिश्यू हो, और एविडेंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन हो। तो इस कंडीशन के अंदर ये 6 अगर आपके पास साइन सिम्टम्स होंगे तो हम उसको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कहेंगे। सो ये आपको बेसिकली मिकोरमाइकोसिस के अंदर आपको पता है जैसे कि स्प्रेड बहुत जल्दी करता है, और बहुत जल्दी ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस तक आपको अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो ये आपको इग्लेंटन क्राइटेरिया में पूछा जा सकता है, ये मिकोर के अंदर पूछते हैं ज़्यादातर।
अच्छा जी, कमिंग टू द फिफ्थ स्टेशन, डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर, व्हाट आर योर DDs एंड हाउ विल यू प्रोसीड दिस केस. So, describe the clinical picture. This is our frontal profile of a clinical picture of a patient. A patient's neck, male patient's neck, showing a lateral neck mass, yeah, lateral neck swelling, which is smooth in structure, almost 6 into 7 centimeter, starting from the left mandibular angle area, extending into the mid of the neck area in postero inferiorly, and from the almost from the mid of the neck to the posterior triangle area जो है आपका neck का, its posterior क्या कहना चाहिए, बाउंड्री, connecting to the posterior boundary of the posterior neck triangle. ठीक है, एंट्रो पोस्टीरियरली. अच्छा, इसके अंदर आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए बेटी जी वो ये हैं कि आपकी जो नेक है, इसके एक इंटीरियर ट्रायंगल है, एक पोस्टीरियर ट्रायंगल है, वो आपको पता है. ठीक है, इंटीरियर ट्रायंगल में आपको पता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल जो है वो ऊपर होता है. इसकी जो एक इंटीरियर जो बाउंड्री है वो बन रही होती है मिड लाइन से, और जो पोस्टीरियर है वो बना रहा होता है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड. और जो आपकी पोस्टीरियर ट्रायंगल है इसका इंटीरियर बॉर्डर स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड बना रहा होता है, पोस्टीरियर ट्रेपीजियस बना रहा होता है, और जो इसकी बेस होती है वो क्लाविकल बना रही होती है. ठीक है, तो ये आपकी दो ट्रायंगल ज़्यादातर आपसे पूछी जाती हैं कि कौन से ट्रायंगल में है. तो ये जो आपकी स्वेलिंग फिलहाल हमें नज़र आ रही है ये हमें ज़्यादातर पोस्टीरियर ट्रायंगल की उसके अंदर बाउंड्री के अंदर नज़र आ रही है. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो आपकी प्रोसीड करेंगे आप केस को, वो ये है कि आपको साइज़ नज़र आ रहा, मैस ऑब्वियस नज़र आ रहा है, उसका साइज़, साइड, शेप आप बताएंगे. जो हिस्ट्री है ना उसके अंदर आप उसे सॉरी क्लिनिकल पिक्चर जो आप डिस्क्राइब करेंगे उसके अंदर. ठीक है, सॉलिटरी मास नज़र आ रहा है, यानी नंबर ऑफ़ मासेस आप बताएंगे कि सॉलिटरी मुझे एक ही नज़र आ रहा है. ठीक है, और जो इंस्पेक्शन के ऊपर तो फ़िलहाल आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी. कमिंग टू द पैल्पेशन, आप उसको बताएंगे जी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो आपने इनसे पूछना है कि सॉफ्ट है, पल्पेशन पे आप देखेंगे कि सॉफ्ट है, फ्लक्चुएंट है, फर्म है, फिक्स्ड है, इसके टेंडन है कि नहीं है. फिर इसके अंदर आप थ्रिल या ब्रूई चेक करेंगे. फिर उसके अलावा आप इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया पेन, टेंडरनेस वगैरह, इन्फेक्शन के लिए चेंज, वॉइस चेंज चेक करेंगे, होर्सनेस की नेक मैसेज में ज़्यादातर आप देखते हैं. उसके अलावा आप स्वेलोइंग करा के पेशेंट को चेक करेंगे थायरोग्लॉसल सिस्ट के लिए, या पेशेंट को वैसे पूछेंगे कि उसको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी तो नहीं है, उसमें क्या कहते हैं सांस लेने में ट्रेकियल उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है. पैल्पेशन या इंस्पेक्शन पे आप ट्रेकियल डेविएशन भी चेक करेंगे. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है वो आपने एडजस्टेंट स्ट्रक्चर्स में आपने स्किन को चेक करना है कि स्किन ओवरलाइंग स्किन जो है वो अटैच है कि नहीं है. सर्वाइकल नोड्स, लिम्फ नोड्स को आप चेक करेंगे. फिर उसके अलावा आप पेशेंट का इंट्राओरल भी चेक करेंगे, ओरल कैविटी, ओरोफेरेंक्स, नेजल फेरेंक्स के, ये अगर उससे रिलेटेड कोई जो है वो लिम्फेटिनोपैथी है, इस किस्म की कोई चीज़ तो नहीं है. थायराइड ग्लैंड आप चेक करेंगे इसके अंदर. ठीक है, स्लिवरी ग्लैंड्स को आप चेक करेंगे. एक्सिलरी नोड्स जो आपके एक्सेसरी नोड्स हैं वो आप इसमें जो है वो नेक मैसेज में आप चेक करेंगे. ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें, ये जो एग्जामिनेशन है ये आपको वार्ड बूथ में बड़ा अच्छा दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आप इसमें चेक करेंगे. ठीक है, और बात आ जाती है आपकी DDs की. तो बेटे जी DDs के अंदर जो है ना आपकी नेक मैसेज की DDs में मैंने हमेशा आपको बताया कि जो आप शुरू करते हैं वो सबसे क्या कहना चाहिए, लीस्ट जो होती है मलिग्नेंट कह सकते हैं कि जो सबसे बेज़रर चीज़ होती है उससे हम उसको स्टार्ट करते हैं. तो इन्फेक्शनी जो भी आपके नेक मैसेज हैं वो 3 उसमें कैटेगरीज़ में हम उसको डिवाइड करते हैं. इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शियस, दूसरा है आपका कंजेनिटल, और तीसरा है न्यूप्लास्टिक. और इनको इसके अंदर डिवाइड करने का भी बेटा मकसद ये है कि आपका जो अगर चाइल्ड आपके पास आया तो आप सबसे पहले जो चीज़ कंसिडर करेंगे वो कंजेनिटल्स होंगी, फिर उसके बाद इन्फेक्टिव आप कंसिडर करेंगे, और एंड में न्यूप्लास्टिक कंसिडर करेंगे. अगर यंग मेल पेशेंट जैसे कि आपके पास आपके सामने है तो इसमें जो सबसे पहले आप चीज़ कंसिडर करेंगे वो इन्फ्लेमेटरी होगी. सेकेंडली आप जेनिटल कंसिडर करेंगे, और थर्ड फिर आप उसके न्यूप्लास्टिक कॉज कंसिडर करेंगे. और अगर ओल्ड पीपल आपके पास आए हैं मोर देन 40 ईयर्स के, तो उसके अंदर जो सबसे पहले आप DD बोलोगे वो न्यूप्लास्टिक बोलोगे, फिर आप इन्फ्लेमेटरी बोलोगे, और एंड में कहीं जाके कंजेनिटल आप बोलोगे. ठीक है, और वो भी कंजेनिटल मैंने आपको बताया आप कहेंगे कि इट इज़ लीस्ट पॉसिबल बट इट कुड बी. ठीक है, अच्छा, सो कमिंग टू इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन, एक्यूट और क्रॉनिक लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, एक्यूट सेलाइडेनाइटिस हो सकता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड का इस एरिया में, ओडोंटोजेनिक और डीप नेक स्पेसिस की एब्सेस हो सकती हैं. फिर उसके अलावा मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, मम्स हो सकता है, कैट स्क्रैच डिजीज़ है. फिर उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस है, फंगल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, HIV एड्स रिलेटेड लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है. अच्छा, उसके अलावा सर्कोडोसिस हो सकता है. फिर उसके अलावा जो है
कॉस की डिज़ीज़ जो प्रोटीन डिज़ीज़ होती है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपकी सारी वार्ड बूथ में ही लिखी हुई है, उससे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। कंजेनिटल में ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट हो सकती है, थायरोग्लॉसल सिस्ट हो सकती है, लिम्फोवैस्कुलर मालफॉर्मेशन हो सकती है, एवी मालफॉर्मेशन हो सकती है और लेरेंजियोसील हो सकती है, ठीक है। न्यूप्लास्टिक में बेनाइन न्यूप्लाज्म, लाइपोमा, न्यूरोमा, फिर मेलिग्नेंट में स्लिवरी ग्लैंड न्यूप्लाज्म, बेनाइन या मेलिग्नेंट दोनों हो सकते हैं। फिर ग्वाइटर हो सकता है, यानी हाइपोथायराइडिज्म के ग्वाइटर हो सकता है। फिर मेलिग्नेंट या बेनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड हो सकता है। पैराथायराइड न्यूप्लाज्म हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, पैरागैंग्लियोमा जैसे करोटिड बॉडी ट्यूमर होता है उसको भी, वो भी हो सकता है। स्किन न्यूप्लाज्म हो सकते हैं, सर्वाइकल मेटास्टैटिक डिजीज़ ऑफ रीजनल न्यूप्लाज्म, फॉर एग्जांपल टॉन्सिलर मैलिग्नेंसी या डिस्टल मेटास्टेसिस जो है वो फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट या GIT ट्रैक्ट के जो हैं वो भी इसके अंदर आपको मिलते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो कैरोटिड बॉडी ट्यूमर होता है ना आपका, उसको जब आप चेक करते हो बेटे जी, तो वो आपकी लिम्फेडिनोपैथी के साथ आप इसको इस तरह से चेंज मतलब वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट इस तरह से करते हैं कि जो कैरोटिड बॉडी ट्यूमर है वो आपका अटैच टू द बिकॉज ऑफ द कैरोटिड, उसके साथ कैरोटिड के साथ अटैच होता है, तो इसलिए जब आप उसको मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका मूव नहीं होता मीडियो लैटरली, बल्कि वो ऊपर नीचे की तरफ मूव होता है, मीडियो लैटरल नहीं होता। जो आपका लिम्फ नोड है वो आपकी मीडियो लैटरल मूवमेंट हो जाती है, उसकी अपर नीचे नहीं होती है, ठीक है। सो ये एक उसका साइन होता है, और इस साइन को जो है वो आप कहते हैं फॉन्टेन साइन, ठीक है, कि वर्टिकली फिक्स होती है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट विद द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड, लेकिन एंट्रो पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर वो मूवेबल होती है, ठीक है। ये शायद मैंने वाइस वर्सा बोल दिया है, एंट्रोपोस्टीरियरली ये मूवेबल होती है, मिडिल मतलब एंट्रोपोस्टीरियरली, लेकिन वर्टिकली फिक्स होती है बिकॉज ऑफ द इसकी जो अटैचमेंट होती है। जो लिम्फ नोड होता है वो आपका जो है वो वर्टिकली मूवेबल होता है, ठीक है। अच्छा, एक और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखने की ये कि जो पोस्टीरियर टू स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड अगर आपको कोई मैस मिल रहा है तो वो लेफेंजियोमा होगा, और एंटीरियर टू स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड अगर कोई मैस मिल रहा है तो वो आपकी ब्रेकियल क्लेफ्ट सिस्ट होगी, ठीक है। ये नेक मैसेज का जो है ये लास्किन के भी अच्छा दिया हुआ है। अच्छा, हाउ विल यू प्रोसीड के अंदर जैसे मैंने आपको बता दिया कि चिल्ड्रन हैं या वो है, आप क्या कंसिडर कर रहे हो कि कंजेनिटल है, इन्फ्लेमेटरी है या न्यूप्लास्टिक है। अगर आप कंजेनिटल कंसिडर कर रहे हो तो आप CT विद कंट्रास्ट कराओगे, और इसका आपका जो सर्जिकल मैनेजमेंट होगी वो एक्सcision ऑफ द मैस विद हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस होगा। अगर आप इन्फ्लेमेटरी कंसिडर करें क्योंकि ये यंग मेल पेशेंट जैसे ये है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे के पेशेंट को रीवैल्यूएट करेंगे इन 2 to 4 वीक्स, ठीक है। अगर तो इंप्रूवमेंट आ गई है तो फिर आप उसको 2 to 4 वीक्स के लिए फर्दर इवैल्यूएशन पर डाल देंगे, और वो इस मीन्स कि इनको इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्टिव था जो कि ठीक हो गया। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है तो फिर आप चेस्ट रेडियोग्राफ कराएंगे, और चेस्ट रेडियोग्राफ कराने के बाद आप उसकी PPD यानी पॉजिटिव प्रोटीन टेस्ट डेरिवेटिव जो हम कराते हैं, मोनटॉक्स टेस्ट जिसे कहते हैं, वो हम करवाएंगे। वो कैसे करवाते हैं बेटी जी, वो इस तरह कराते हैं कि आप 5 जो है वो यूनिट्स लेते हैं ऑफ पॉजिटिव प्रोटीन डेरिवेटिव, ठीक है। उसको आप जो है वो क्या करते हैं 1 मिलीलीटर 0.1 मिलीलीटर ऑफ लिक्विड इंजेक्शन होता है इसको सबक्यूटेनियसली आप पेशेंट की किसी भी जगह पे सबक्यूटेनियसली लगा देते हैं, 48 to 72 आवर्स के लिए इसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि मोर देन और इक्वल टू 15 मिलीमीटर अगर आपका वो रेडनेस आ जाती है तो वो पॉजिटिव कंसिडर होता है PPD इज़ प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये मोनटॉक्स टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फिर आप उसको रेफ़र कर देते हैं फॉर TB ट्रीटमेंट, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट। अगर नेगेटिव आया तो फिर आप FNAC करवाते हैं या CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC करवाएंगे, CT स्कैन कराएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट जो भी इसके पैथोलॉजी आएगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह से अगर न्यूप्लास्टिक कंसिडर कर रहे हैं जो मोर देन 40 ईयर्स के एज में कर रहे हैं तो फिर CT विद कंट्रास्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC करवाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी हिस्टोपैथोलॉजी आएगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, स्टेशन हमारा जो 66 है दैट इज़ 6 ईयर ओल्ड गर्ल है हमारे पास, presented with complaint of facial asymmetry due to multiple swellings in her jaw. What will your possible diagnosis? How will you proceed this case? What is the major and minor criteria and genetic basis of this condition? So जो ये हमारे पास पिक्चर्स दी हुई हैं जैसे, और ये सारा इसमें दिया हुआ है, so this is basal nevoid syndrome, provisional diagnosis is basal nevoid syndrome या Gordon-Gott syndrome भी इसे कहा जाता है। इसका जो है बेटे जी वो एक मेजर क्राइटेरिया है, एक माइनर क्राइटेरिया है। मेजर क्राइटेरिया जो है अगर आपके 2 मेजर क्राइटेरिया अगर 2 मेजर क्राइटेरिया या फिर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया हों तो आप उसको कंफर्म कहते हैं कि ये बेसल नेवायर सिंड्रोम है। मेजर क्राइटेरिया में जो है वो आपका, इसका मैं शेयर भी कर दूंगी, ये आपकी शाहरुख खान बगेरी के अंदर दिया हुआ है,
केस सीरीज़ का पहला चैप्टर है मल्टीलॉक्यूलर रेडियोल्यूसेंट लीजन का, उसी के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है, कि मल्टीपल अगर मोर देन 2 बेसल सेल कार्सिनोमास हों, ठीक है, और पेशेंट अंडर एज 30 हो, ठीक है, या फिर मोर देन 10 बेसल सेल नेवाए हों, एनी ओडोंटोजेनिक केरेटोसिस्ट हो, पामर और प्लांटर पिट्स हों, एक टॉपिक क्लैसिफिकेशन हो फाक सेरिब्राई की, अलॉन्ग विद दैट फैमिली हिस्ट्री ऑफ नेज़ल ये क्या कहते हैं आपके नेज़ल सेल बेसल नेवाए सेल सिंड्रोम हो, और ये आपके सारे के सारे 5 जो है ये आपके मेजर क्राइटेरिया है। माइनर क्राइटेरिया में है कि आपकी कंजेनिटल स्केलेटल एनामली बाइफिड क्या कहते हैं ये हो, स्पाइना बाइफिडा हो, फ्यूज्ड या स्प्लेड या मिसिंग रिब्स हों, ठीक है, उसके या फ्यूज्ड वर्टिब्रा हों, ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कमफ्रेंस जो है ये फ्रंटल बॉसिंग जिसे कहते हैं दैट इज़ मोर देन 97th परसेंटाइल हो, ठीक है, उसके साथ साथ कार्डियक या ओवेरियन फिब्रोमा हो, मेडेलोब्लास्टोमास हो, ठीक है, या फिर आपकी लिम्फोमेसेंटेरिक सिस्ट हों, ठीक है, या कंजेनिटल मालफॉर्मेशन क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट वगैरह हो, पोलिडेक्टिली आई नॉर्मली वगैरह, तो वो आपके माइनर क्राइटेरिया में आता है। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, इस तरह प्रोबेबली आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका मेजर हाउ विल यू प्रोसीड इसके, तो हिस्ट्री सबसे पहले वही बात, आप हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के अंदर जो है वो आपने ये जितने भी आपको मैंने बताई हैं इनकी आपने हिस्ट्री लेनी है, अलॉन्ग विद दैट कोई लर्नर डिसेबिलिटी तो नहीं है वो आपने पूछना है, फैमिली में किसी को पहले इस तरह से डायग्नोसिस तो नहीं हुआ नेज़ल बेसल सेल नेवाए सिंड्रोम, वो आपने पूछना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपने कोई न्यूरोसेंसरी चेंजेस तो नहीं है, वो सारी कुछ जो भी ओके से रिलेटेड भी जितनी आपकी हिस्ट्री है ना वो आपने उनसे पूछनी है। अच्छा, देन कमिंग टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मैक्सिलोफेशियल एरिया के एग्जामिनेशन का बात की जाए तो आपने ओके से रिलेटेड जितना भी एग्जामिनेशन है वो आपको जो बताया हुआ है वो आपने सिस्ट रिलेटेड स्वेलिंग रिलेटेड वो आपने करना है, ठीक है, जिसके अंदर वही कॉर्टिकल एक्सपेंशन और न्यूरोसेंसरी और स्वेलिंग इंट्राओरल एक्सट्राओरल सारी आपने वो करनी है, ठीक है, 5S 4C 3T वाली सारा जो आपको बताया हुआ है, ठीक है। और रिलेटेड टू द बेसल नेवाए सिंड्रोम आपने इंटरकेंथल डिस्टेंस मेजर करना है, क्योंकि इंटरकेंथल डिस्टेंस इज़ 33 और 34 होता है, और अगर ज़्यादा हो तो हाइपरटेलोरिज्म को शो करेगा। उसके साथ ऑक्सीपिटो फ्रंटल सर्कमफ्रेंस आपने नोट करना है, दैट इज़ आपका जो है वो 55 सेंटीमीटर होता है, और अगर ज़्यादा हो तो फ्रंटल बॉसिंग को शो कर रहा है, जो कि फिर वही नेज़ल सिंड्रोम के पे जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि स्वेलिंग के साथ किसी भी स्वेलिंग अल्सर के साथ आपने लाजमी जो है वो लिम्फेडिनोपैथी लाजमी लिम्फ नोड आपने चेक करने होते हैं, तो वो भी आपने जो है वो इस पेशेंट में चेक करने होते हैं। इंट्राओरली जो है वो मैंने आपको बताया ऑक्लूजन भी चेक करनी है, और वो जो भी आपको हमने कॉर्टिकल एक्सपेंशन वगैरह बताया हुआ है वो भी आपने बकल एक्सपेंशन ज़्यादा होती है इस ओकेसी के अंदर, क्योंकि आपको पता है वो मैरो स्पेसिस में ग्रो करती है, तो बकल एक्सपेंशन ज़्यादा होती है, कॉर्टिकल एरोजन भी बकल साइड की ज़्यादा इसके अंदर कॉमन होती है, तो वो आपने सारा कुछ नोट करना है। टूथ जो इसके साथ रिलेटेड है उनकी मोबिलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। फ्लक्चुएशन है उसमें नहीं है, ब्रूई तो नहीं है, एवी मालफॉर्मेशन उसको वो करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। कमिंग टू द इमेजिंग के अंदर जो है बेटे जी वो आपने इसका एब्डोमेन का करवाना है, क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड करवानी है, चेस्ट एक्सरे करवाना है, आपने MRI करवाना है इसका जो है पेशेंट का ना बेसिकली। देन अगेन मैं भूल जाती हूँ इस बात को, हमेशा याद रखिए जब भी कोई पेशेंट है तो MDT में आपने डिस्कस करना है। सो MDT में अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो ये आप पेशेंट की ये जो चीज़ें हैं जो एब्डोमिनल रिलेटेड हैं या चेस्ट एक्सरे रिलेटेड हैं या ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिकली आप अपनी जो आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट है वो इस चीज़ को वो करेगा, नोट डाउन करेगा और वही उसको डील करेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब रिब नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए या पामर पिटिंग वगैरह को चेक करने, स्किन लीजन्स को चेक करने के लिए, या पेक्टस एक्सकविमेटम होता है। पेक्टस एक्सकविमेटम बेसिकली जो है वो आपका क्या कहते हैं एक इसके ये क्या है बेसल सेल नेवाए सिंड्रोम के अंदर एक आपका जो है वो फीचर होता है, ठीक है, और दैट इज़ बेसिकली कि जो आपकी इंटीरियर थोरेसिक वॉल होती है ना उसके अंदर एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है जिसकी वजह से स्टर्नम और रिब केज जो है ना वो एबनॉर्मली शेप नज़र आते हैं, संकन अपीयरेंस ही नज़र आती है, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आपका डील करेगा मेडिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। अच्छा, सो मैंने आपको बता दिया कि हमारे लिए क्या है, हमने इमेजिंग के अंदर स्क्रीनिंग टूल के अंदर यही आपके OPG आएगा, CT स्कैन आएगा, और अगर आप बहुत करवाना चाहें तो CBCT फॉर हायर रेजोल्यूशन, या फिर आप देखने के लिए कि कोई वाइटल स्ट्रक्चर का, इनफैक्ट इसमें ये बल्कि ये अहमद इसको आप CBCT वाले सेक्शन को आप
एडिट कर देना, ठीक है, CBCT इसको रहने ही दें। सो बेसिकली हमने स्क्रीनिंग टूल हमने करा लिया, OPG, और उसके बाद हम अगर आप ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो CT स्कैन जो है वो हम करवा सकते हैं टू मल्टीपल OKCs की एक्सटेंशन देखने के लिए। बाकी जो है वो हमारा मेडिकल स्पेशलिस्ट डील करेगा। अच्छा, एक इसके अंदर वो बात मुझे याद आ गई है कि जो मल्टीलॉकुलर के अंदर ये आपके इसमें ये शाहरुख खान वगैरह में ही ये बात लिखी हुई है कि मल्टीलॉकुलर अपीयरेंस जो है अगर आपको नज़र आती है इन द एरिया ऑफ पेरिकोरोनल एरिया ऑफ द मोलर एरिया, एंगल एरिया या रैमस एरिया, तो 20% फोल्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है चांसेस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ OKC, ठीक है। और अगर यूनिलॉकुलर भी है तो वो उसको एक्सक्लूड नहीं करा कि ये वो OKC नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट WHO ने जो एक हमारी, मैंने आपको पहले बताया था, एक 2005 में रीसेंट जो एक इसकी क्लासिफिकेशन दी है उसके अंदर यूनिलॉकुलर OKC भी उन्होंने डाली है। सो अगेन लैब्स के अंदर हम इंसिनल बायोप्सी कराएंगे, ठीक है, उसको देखने के लिए, और बाकी जो लैब्स वो रिलेटेड टू द अदर एबनॉर्मैलिटीज़ हैं वो हम मेडिकल स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया वो वही करवाएंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम जो है वो इसके अंदर, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस एच हमारा कोई आएगा नहीं, क्योंकि ये आपका जो है वो पूरा का पूरा सिंड्रोम की क्राइटेरिया के अंदर पूरा आ रहा है, तो वो हमारा डेफिनेटिव डायग्नोसिस ही बन जाएगा। अच्छा, जेनेटिक बेसिस ऑफ इस कंडीशन क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि रिपीटेबल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आती है PTCH जीन के अंदर, क्रोमोसोम 9 Q22.3 एंड Q31 के ऊपर, ठीक है। सो इसके अंदर हम ये इसकी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है, और एज मैक्सिलोफेशियल सर्जन हमने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर OKC रिलेटेड हमने इसका मैनेजमेंट करनी है, और OKC का मैनेजमेंट सेम है जैसे हमारा सिंगल सॉलिटरी OKC का होगा, उसी तरह का ये मल्टीपल OKCs का होगा, जो कि शुरू होता है हमारा मार्सुपिलाइजेशन से लेके आप मार्सुपिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि जो भी इसके साथ रिलेटेड टूथ हैं उनको उनकी आप क्या कहते हैं एरप्शन का वेट कर लें, ठीक है, यानी डिकम्प्रेशन करके उनको छोड़ दें। मार्सुपिलाइजेशन फॉलोड बाय न्यूक्लिएशन फिर आप उसको कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है न्यूक्लिएशन विद क्यूरेटाज एलोन, या फिर न्यूक्लिएशन फॉलोड बाय कीमो एब्लेशन या क्रायोथेरेपी। कीमो एब्लेशन आपको पता है कि एक जाती है कॉर्नोइड सोल्यूशन के साथ, इसकी भी कॉर्नोइड सोल्यूशन की भी आपको जो है वो मैंने बताई हुई है, क्या कहते हैं कॉम्पोजिशन, वो भी आपको आनी चाहिए। क्रायोथेरेपी के अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, ठीक है, 1.5 मिलीमीटर इसकी डेप्थ है, और 1 मिनट के लिए इसको रखते हैं, 2 to 3 टाइम्स इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक ये बात याद रखिए कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है यानी क्रायोथेरेपी, उसके बाद आप इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, बट कॉर्नोइड सोल्यूशन इस्तेमाल करने के बाद इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन आप या इमीडिएट बोन ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। अच्छा, फिर पांचवा ऑप्शन आपके पास न्यूक्लिएशन विद पेरिफेरल ऑस्टेक्टमी आ जाता है, फिर न्यूक्लिएशन विद पेरिफेरल ऑस्टेक्टमी एंड कीमो एब्लेशन या क्रायोथेरेपी, और 7th में एन ब्लॉक रिसेक्शन, जिसके अंदर मैंडिबुलर सेगमेंट के रिसेक्शन, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपका इंफीरियर बॉर्डर जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर रह जाए, या मल्टीपल मल्टीपल रिकरेंस हुई हैं उन कंडीशंस के अंदर, यहाँ पर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है उन कंडीशंस के अंदर, ठीक है जी। ये आपका जो है वो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन आ जाता है।